नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि डिसलोकेशन इंटरैक्शंस क्या होते हैं और उसके वजह से स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे होती है। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट किए थे, यानी ये मेरा ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन प्लॉट है। और यहाँ पे हमने देखा था कि एक लीनियर पार्ट है जो इलास्टिक रीजन दर्शाता है, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई इंटू एप्सिलॉन, ये स्ट्रेन है मेरा। और एक नॉन लीनियर पार्ट है, तो ये मेरा प्लास्टिक रीजन है, मैंने इसको लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। अगर हम देखेंगे, ये अभी हम प्लास्टिक रीजन के बारे में बात करेंगे जब स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहे हैं, तब हम देखेंगे कि अगर स्ट्रेन जितना बढ़ाना है मेरे मटेरियल पे, आप देखेंगे कि मेरा फ्लो स्ट्रेस उतना बढ़ता है। तो इसको मैं कहता हूँ स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी इंक्रीज इन स्ट्रेंथ विथ स्ट्रेन। तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, मैं प्लास्टिक स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से मेरे पास, मैं यहाँ से स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। तो ये सिग्मा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। तो स्ट्रेन हार्डनिंग रेट को भी हमने डिफाइन किया था, इसको डिफाइन किया था थीटा से, इसको लिखा था डी सिग्मा अपॉन डी एप्सिलॉन। तो स्ट्रेन हार्डनिंग की जब हम बात करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि डी सिग्मा अपॉन डी एप्सिलॉन ये ग्रेटर देन 0 है। तो अब जब जहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग भी होती है उसको मैं इस तरह से भी कभी कभी बुक्स में लिखा जाता है, इसको वर्क हार्डनिंग भी कहते हैं, वर्क हार्डनिंग। क्योंकि जब मैं मटेरियल पे वर्क करता हूँ या डिफॉर्म कर रहा हूँ मेरे मटेरियल पे, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो किसी किसी केस में ये डी सिग्मा बाय डी एप्सिलॉन लेस देन 0 हो सकता है, तो यानी मेरी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। इसको मैं कह सकता हूँ स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग भी। तो ये हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में फोकस करते हैं। तो मेरे पास डी सिग्मा अपॉन डी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब मैं एप्लीकेशंस में बात करूंगा, जैसे ट्विस्टेड बार्स है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो हम उसको ट्विस्ट करके रखते हैं। ट्विस्ट करके रखने के लिए, रखने से यानी इसका मतलब है कि मैं उसके ऊपर कोई प्लास्टिक स्ट्रेन अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्लास्टिक स्ट्रेन से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे कोल्ड रोल्ड शीट्स भी हम देखेंगे कि जैसे अगर शीट है उसको मैं कंटिन्यूसली रोलिंग करूँगा तो उस शीट्स की स्ट्रेंथ मैं बढ़ा सकता हूँ। इसके ये सिंपल अप्लीकेशंस है। पर स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, है ना। हम जब स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्यों बढ़नी चाहिए, ये इसको हम इस तरह से जानते हैं मैकेनिकल बिहेवियर में मटेरियल्स के। जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मेरी डक्टिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो इसको मैं कहता हूँ, इसको टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा या किसी रिसर्च आर्टिकल्स में आप देखेंगे, इसको स्ट्रेंथ डक्टिलिटी ट्रेड ऑफ कहते हैं। यानी जब मैं स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तब डक्टिलिटी मेरी डिक्रीज होती है, या डक्टिलिटी जब बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो मुझे स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग है हम डिसलोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। डिसलोकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह से देखेंगे कि हम डिसलोकेशन जब बात करते हैं, जब डिसलोकेशन की मूवमेंट होती है तो एक प्लास्टिक फ्लो होता है मटेरियल में। हमने देखा था कि प्लास्टिक बिहेवियर जो होता है मटेरियल का, वो डिसलोकेशन के मूवमेंट से आता है। तो हमने एक ये एक्सप्लेन किया था जब हमने थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ की बात की थी। जब हम थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ देखा था कि थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ हमारे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व शियर स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा होती है, और हमने तब बात की थी कि डिसलोकेशंस रिस्पॉन्सिबल है हमारे थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व शियर स्ट्रेंथ जो हमारे थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ से कम क्यों है, वो डिसलोकेशन के प्रेजेंस से। तो हम डिसलोकेशंस को इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं डिसलोकेशन की मोशन अगर रोक पाऊंगा तो इस तरह से मैं देख पाऊंगा कि मैं स्ट्रेंथ बढ़ा पाऊंगा। तो या उल्टा हम सोच सकते हैं कि अगर मैं डिसलोकेशन की मोशन आसान बना दूंगा तो मेरा जो स्ट्रेंथ है या स्ट्रेस रिक्वायर्ड डिफॉर्मेशन के लिए वो कम हो जाएगा। तो अगर मैं डिसलोकेशन की मोशन इम्पीड करूंगा यानी रोकूंगा उसे, तो मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा और डक्टिलिटी को डिक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहे हैं।
आप देख पा रहेंगे, अगर मैं यहाँ से इस पार्ट से यहाँ तक बढ़ रहा हूँ, मैं स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेन के साथ, तो मैं डिसलोकेशन की मोशन इस पोजीशन पे थोड़ी कम हो जाएगी। अब वो जानते किस तरह से कम होगी। तो हमने एक इक्वेशन देखा था, ये ओरो-1 इक्वेशन देखा था, तब हमने प्लास्टिक स्ट्रेन की बात की थी। ये शियर स्ट्रेन जब डेवलप होता है तो हमने बात की थी कि मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी की बात की थी। उसके बाद एक बर्जेस वेक्टर है और ए एवरेज डिसलोकेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। तो हमने देखा था, अगर मैं एक मानता हूँ कि अगर बी और एक्स बार मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, अगर ये कांस्टेंट रहते हैं तो मैं देख सकता हूँ कि ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे डिसलोकेशन डेंसिटी के बराबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जितनी मेरी मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी होगी उतनी मेरी प्लास्टिक स्ट्रेन ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे डिसलोकेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, आप देखेंगे जैसे जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी इंक्रीज भी होनी चाहिए। ये यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो डिसलोकेशन डेंसिटी मेरी बढ़ेगी जैसे जैसे मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ रहा है। अब डिसलोकेशन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डिसलोकेशन के इंटरैक्शंस बढ़ेंगे। अगर दो यहाँ पे अगर पहले केस में अगर 2 डिसलोकेशंस हैं तो उनमें एक दो कुछ इंटरैक्शन होगा, पर अगर 4 डिसलोकेशंस होंगे तो ज़्यादा इंटरैक्शंस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जैसे जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे डिसलोकेशन इंटरैक्शंस बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर इंटरैक्शंस बढ़ेंगे तो इंटरैक्शंस जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमने देखा था कि डिसलोकेशंस के अराउंड एक स्ट्रेस फील्ड होती है, और ये जो इंटरैक्शन है मेरी डिसलोकेशन की स्ट्रेस फील्ड की दूसरे डिसलोकेशन के स्ट्रेस फील्ड के साथ, यही कॉज करेगी मेरे स्ट्रेन हार्डनिंग को। हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये इंटरैक्शंस होती कैसी है। तो इंटरैक्शन ऑफ दिस स्ट्रेस फील्ड हम यहाँ पे हम देखेंगे, ये अफेक्ट करेगी मेरे डिसलोकेशन मूवमेंट को या मोशन को। तो जब मैं स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे मेरे डिसलोकेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, उस तरह से मेरे डिसलोकेशन की इंटरैक्शंस बढ़ेगी। और इंटरैक्शंस क्यों हो गए? क्योंकि उनके पास डिसलोकेशन के पास एक स्ट्रेस फील्ड होती है उनके अराउंड। तो अभी जानते हैं कि डिसलोकेशन इंटरैक्शंस के बारे में। तो मान लेते हैं मेरे पास एक सिंपल केस मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव एज डिसलोकेशन कुछ इस तरह से है, ओरिजिन पे मैंने कंसिडर किया है, और एक अदर पॉजिटिव एज डिसलोकेशन कुछ इस तरह से मैंने कंसिडर किया है। मान लेते हैं इस डिसलोकेशन को नाम देते थे 1, इस डिसलोकेशन को नाम देते 2, और इनके बर्जेस वेक्टर यहाँ पे b1 b2 है। सिंप्लिसिटी के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो बर्जेस वेक्टर है दोनों डिसलोकेशन के वो सेम है, उनका मैग्नीट्यूड है b, और वो कुछ इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन पे। तो ये मेरा एक डिसलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी देखेंगे कि ये डिसलोकेशन 1 मेरा डिसलोकेशन 2 के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करेगा। तो अभी डिसलोकेशन 2 की मैं एक पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये जो डिसलोकेशन 2 है ये जस्ट अबव एक स्लिप प्लेन है उसके ऊपर है, और उसका डिस्टेंस है h, यानी इस पोजीशन से इस डिसलोकेशन के पोजीशन से ये जो पोजीशन है ये h है, ये एक और स्लिप प्लेन है। तो जब एक के पास जो स्ट्रेस फील्ड रहेगी, हमने देखा था कि ये पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है, यहाँ पे एक स्ट्रेस फील्ड रहेगी इसकी, ये स्ट्रेस फील्ड मेरे दूसरे डिसलोकेशन के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करेगी ये हम जानेंगे अभी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस फील्ड एक फोर्स क्रिएट करेगी इस डिसलोकेशन के ऊपर, डिसलोकेशन 2 के ऊपर। ये हमने देखा था कि ग्लाइड और क्लाइंब फोर्स इंटरैक्ट होता है, हमने जाना था जब स्ट्रेस फील्ड के बारे में पढ़ा था ये कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्वेश्चन मैंने भी आपको पूछा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1 जो डिसलोकेशन है वो 2 पे कौन से फोर्सेस तैयार करता है, और वो तैयार करने के लिए हमें जानना पड़ेगा, ये हम जान सकते हैं पिच-कोहलर इक्वेशन से। तो हमारे पास एक स्ट्रेस फील्ड है डिसलोकेशन 1 की, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो हमारे पास सिग्मा xx, सिग्मा yy, सिग्मा zz, टाउ xy, टाउ yx, कुछ इस तरह से एक स्ट्रेस फील्ड होगी डिसलोकेशन 1 की। ये हमने इक्वेशंस देखे थे, और यहाँ पे मैं बर्जेस वेक्टर मार्क कर रहा हूँ। तो मैंने बोला था कि बर्जेस वेक्टर जो है कुछ पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो दोनों के बर्जेस वेक्टर b 1 0 0 इस तरह से लिख सकता हूँ, और टैंजेंट वेक्टर जो है वो अलॉन्ग z डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन को। तो टैंजेंट वेक्टर मैं कुछ इस तरह से मार्क कर सकता हूँ, t
0 0 1 इस तरह से मेरे पास एक बर्जेस वेक्टर आ गए, टेंजेंट वेक्टर आ गए और अभी मेरे पास पिच कोहलर इक्वेशन है। तो उस तरह से मैं निकाल सकता हूँ कि डिसलोकेशन 1 की स्ट्रेस फील्ड, ये अगर डिसलोकेशन 1 की मैं स्ट्रेस फील्ड मान के चल रहा हूँ, ये कौन से फोर्सेस एक्ट करेगी डिसलोकेशन 2 पे। तो पिच कोहलर एनालिसिस हम करते हैं अभी। ये स्ट्रेस फील्ड होगी डिसलोकेशन 1 की। अभी हम जानेंगे कि फोर्सेस क्या हो सकते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन, ये आएगा FL, ये आएगा सिग्मा, ये जो स्ट्रेस फील्ड है डिसलोकेशन 1 की। B जो होगा ये मेरे डिसलोकेशन 2 का बर्जेस वेक्टर होगा और T जो होगा ये भी डिसलोकेशन 2 की टेंजेंट वेक्टर होगी। तो ये हमने देखा था यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ डिसलोकेशन। तो इसको निकालते हैं अभी। तो सिग्मा डॉट बी पहले कंसिडर करते हैं। तो मेरे पास सिग्मा एक्स एक्स है, टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स जेड 0 है, टाउ वाई एक्स है, सिग्मा वाई वाई है, सिग्मा वाई जेड 0 है। उसी तरह से सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड वाई 0 है और मेरे पास सिग्मा जेड जेड है। और ये हो गया मेरा बर्जेस वेक्टर। तो अगर मैं उनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास सिग्मा एक्स एक्स बी, टाउ वाई एक्स बी और 0 कुछ इस तरह से आएगा। अभी हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा इसका, और हमने टेंजेंट वेक्टर निकाला था, टेंजेंट वेक्टर है मेरा 0 0 1 यहाँ पे। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा और मेरे पास कुछ रिलेशन इस तरह से आएगा। FL ये है मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन, टाउ वाई एक्स बी आई माइनस सिग्मा एक्स एक्स बी जे। तो ये आ जाएगा मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन। ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स हमने निकाला है डिसलोकेशन 1 के स्ट्रेस फील्ड से जो जनरेट होगा मेरे डिसलोकेशन 2 के ऊपर। तो ये फोर्स एक्ट हो रहा है मेरे डिसलोकेशन 2 के ऊपर, जो कि जनरेट हो रहा है मेरे डिसलोकेशन 1 के स्ट्रेस फील्ड के द्वारा। तो मैं FL को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। मेरे पास टाउ वाई एक्स है, तो मैं टाउ वाई एक्स की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ और सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से लिख ली है। तो मेरे पास ये सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से रिप्लेस कर ली। अभी आप जानेंगे यहाँ पे y की जगह मैंने h की वैल्यू रिप्लेस की है। तो आप देखेंगे कि ये जो y है यहाँ पे मैंने कंसिडर किया क्योंकि y डायरेक्शन पे, तो ये h मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, यानी मैंने y को h की तरह लिखा है यहाँ पे इस रिलेशंस में। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये I है, यहाँ पे ये I डायरेक्शन पे, I डायरेक्शन मेरी x डायरेक्शन पे होगी, यहाँ पे x डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये I लग रहा है और ये यहाँ पे j, या ये यूनिट वेक्टर से मेरे x और y डायरेक्शन पे। तो अगर यहाँ पे एक I टर्म है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो फोर्स होगा ये मेरा ग्लाइड फोर्स होगा। और ये जो j है ये मेरा y डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ये होगा मेरा क्लाइंब फोर्स। तो मार्क कर लेते हैं, ये मेरा ग्लाइड फोर्स है और ये मेरा क्लाइंब फोर्स है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस डिसलोकेशन के स्ट्रेस फील्ड की वजह से इस डिसलोकेशन पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्लाइड फोर्स और एक क्लाइंब फोर्स। तो इनको और डिटेल में हम देखते हैं। तो मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है और हमने फोर्सेस निकाले। फोर्सेस कौन से? स्ट्रेस फील्ड जो है डिसलोकेशन 1 के द्वारा 2 पे ऊपर जो लग रहा है फोर्सेस, उनको तो हम ग्लाइड और क्लाइंब फोर्स लिख लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि क्लाइंब फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर हम जब ग्लाइड करेंगे इस डिसलोकेशन को इस स्लिप के ऊपर, तो फोर्स का नेचर किस तरह से चेंज होगा हम देखेंगे। तो हम देखेंगे क्लाइंब फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, अभी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्लाइंब फोर्स। अब हम देखते हैं कि ग्लाइड फोर्स कैसे वेरी हो रहा है। तो मैं F ग्लाइड यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं इस डिसलोकेशन को इस प्लेन पे मूव करने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे कि इस डिसलोकेशन को मैं इस प्लेन पे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके देखते हैं कि ग्लाइड फोर्स कैसे वेरी हो रहा है। तो मेरे पास कुछ कंडीशंस है। तो अभी मैं ग्लाइड फोर्स निकाल रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे जो ग्लाइड फोर्स होगा वो x जब वैल्यू 0 रहेगी, यानी इस पोजीशन पे आएगा, तब x की वैल्यू अगर मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये जो ग्लाइड फोर्स है वो 0 हो जाएगा। यही टर्म मैं कंसिडर कर रहा हूँ अभी, ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो ग्लाइड फोर्स मेरा 0 रहेगा जब x की वैल्यू 0 रहेगी। अभी हम देखते हैं कि
यानी x की वैल्यू शून्य, यानी कब रहेगी x की वैल्यू शून्य, यानी ये जो डिसलोकेशन है वो इस पोजीशन पे आएगा तब x की वैल्यू शून्य हो जाएगी, यानी यहाँ से मैं x, यहाँ पे 0 है x की वैल्यू। अभी हम देखेंगे और कुछ कंडीशंस पे कि जब x की वैल्यू h हो जाएगी, यानी x अगर h हो जाएगा, x ये देखेंगे x स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, अगर x की वैल्यू h हो गई तो ये जो टर्म है ये फिर से शून्य हो जाएगी। तो मेरे पास एक और एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, ग्लाइड फोर्स शून्य हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से अगर x की वैल्यू माइनस एच होगी तो भी ये शून्य होगा। तो मेरे पास ग्लाइड फोर्स की कुछ इस तरह से वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई। अभी हम देखते हैं कुछ और कंडीशंस। तो हम एफ ग्लाइड यहाँ पे मार्क करेंगे और हम एक कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि जब x की वैल्यू मेरी शून्य और h के बीच में रहेगी। h क्या है, मेरा इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, यानी दो ग्लाइड प्लेन के बीच का एक डिस्टेंस है। तो x की वैल्यू अगर शून्य से बड़ी है, शून्य से बड़ी है और h से छोटी है, तो आप देखेंगे ये जो टर्म है ये टर्म निगेटिव हो जाएगी और x मेरा पॉजिटिव है, इस साइड है। अगर मैं इस साइड हूँ तो अगर x पॉजिटिव है तो ये जो वैल्यू है ग्लाइड फोर्स मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास ग्लाइड फोर्स कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हम देखेंगे कि इस कंडीशन में अगर मेरा x माइनस एच से बड़ा है और शून्य से छोटा है, यानी मेरा x इस साइड है, तो आप देखेंगे कि ये x की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये भी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो निगेटिव और निगेटिव बन के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्लाइड फोर्स मेरे पास आ जाएगा, ये ग्रेटर देन शून्य आएगा। अभी हम देखते हैं कि x की वैल्यू h से बड़ी है और x पॉजिटिव है, तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू h से बड़ी है तो x स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव। और x अगर पॉजिटिव है, यानी मैं इस साइड जब बात करूंगा तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ग्लाइड फोर्स मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। अभी हम ये अगर रिलेशन अच्छे से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इंटू एक्स, तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है वो एक मैक्सिमम रीच करेगी। यहाँ पे अगर ये डोमेन में कंसिडर कर रहा हूँ, अगर x की वैल्यू शून्य और h के बीच में है तो ग्लाइड फोर्स तो मेरा निगेटिव है, निगेटिव है ना, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि कहीं तो भी मेरी एक ये जो ग्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी निगेटिव साइड पे, यानी कहीं तो भी यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी किसी h वैल्यू के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर x h से बड़ा है तो ग्लाइड फोर्स पॉजिटिव है, तो भी आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो किसी एक वैल्यू के लिए मैक्सिमम रीच करेगी। तो मेरा जो ग्लाइड फोर्स है उसका नेचर कुछ इस तरह से आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर एच के लिए एक मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस ग्लाइड फोर्स के लिए, और जब x h से भी बड़ा है तो एक पर्टिकुलर h के लिए मेरे पास ये वैल्यू मिलेगी h की, उसके लिए ग्लाइड फोर्स मैक्सिमम रहेगा। उसी तरह से हम देखेंगे अगर इस तरह से, तो हमने देखा था कि अगर x माइनस एच से बड़ा है और शून्य से छोटा है तो ग्लाइड फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे होंगे कि ग्लाइड फोर्स कुछ इस तरह से जाएगा और एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी कहीं तो h की वैल्यू, और यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे 0 आ रही है। तो कुछ ग्लाइड फोर्स इस तरह से बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर वो निगेटिव h के लिए और निगेटिव x के लिए निगेटिव रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो ग्लाइड फोर्स का वेरिएशन है मेरा कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये जो हो गया मेरा ग्लाइड फोर्स किस तरह से वेरी हो रहा है जब अगर मेरा डिसलोकेशन, यानी मैंने यहाँ पे डिसलोकेशन इस तरह से मार्क किया था, अगर मैं इस प्लेन पे मैं ग्लाइड करूंगा इस डिसलोकेशन को, तो ये जो ग्लाइड फोर्स है कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा, इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से मिलेगा। और एक ग्लाइड फोर्स की वैल्यू शून्य कब होती है, 3 पोजिशंस पे शून्य होगी, जब x इक्वल टू 0 रहेगा, x इक्वल टू h रहेगा और x इक्वल टू माइनस एच रहेगा। अभी हम देखते हैं अगर मेरा ये डिसलोकेशन, मैंने तो दोनों डिसलोकेशन पॉजिटिव डिसलोकेशंस माने थे, अगर मेरे दोनों डिसलोकेशंस यानी एक डिसलोकेशन निगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव डिसलोकेशन है और एक निगेटिव डिसलोकेशन है, निगेटिव एज डिसलोकेशन है, अगर मैं इसको इस तरह से मूव करूंगा तब मेरी इसकी ग्लाइड फोर्स की वैल्यू किस तरह से वेरी होनी चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं
इसको प्लॉट करूँगा तब मैं ये B1 की जगह में -B2 रखूँगा यहाँ पे। तो जब मैं इस तरह से प्लॉट करूँगा, ये B की जगह में -B2 रखूँगा, तो यानी यहाँ पे GB² आ रहा है, तो ये GB² कुछ इस तरह से आ रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है वो GB² में सिर्फ ये टर्म लिख रहा हूँ, बाकी की टर्म तो सेम होगी। ये B मेरे बर्जेस वेक्टर 1 जो डिसलोकेशन 1 का बर्जेस वेक्टर था और 2 का जो वेक्टर था ये रहेगा इस तरह से, तो इसलिए ये B² आ रहा था। अगर मैं ये दो जब पॉजिटिव रहेंगे, अब दो निगेटिव रहेंगे, बाकी की टर्म्स सेम रहेगी। ये 2 पाई 1 माइनस म्यू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर, ये सेम रहेगा। इस कंडीशन में ग्लाइड फोर्स मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, g पहले डिसलोकेशन का बर्जेस वेक्टर, दूसरे डिसलोकेशन का बर्जेस वेक्टर माइनस b अपॉन 2 पाई 1 माइनस म्यू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये टर्म जो है वो निगेटिव हो गई। तो जो भी यहाँ पे ग्लाइड फोर्स का वेरिएशन मिल रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है उनके लिए मिल रहा है। अगर दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव है उसके लिए मुझे जस्ट रिवर्स मिलेगा, क्योंकि मेरा साइन सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। तो मुझे कुछ पॉजिटिव एक्स में कुछ इस तरह से वेरिएशन मिलेगा और निगेटिव एक्स में मुझे कुछ इस तरह से वेरिएशन मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ग्लाइड फोर्स कैसे वेरी हो रहा है। ग्लाइड फोर्स यानी कौन सा फोर्स है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है मेरे डिसलोकेशन 2 के ऊपर, जो मेरे डिसलोकेशन 1 के स्ट्रेस फील्ड के द्वारा। अगर वो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो वो ये रेड लाइन की तरह ये वेरी होगा। अगर ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये ब्लू लाइंस की तरह वेरी होगा। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे जो ग्लाइड फोर्स है वो शून्य रहेगा मेरे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू h और x इक्वल टू -h। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिसलोकेशंस के इंटरैक्शंस की वजह से जो ग्लाइड फोर्स वेरिएशन है किस तरह से हो रहा है। तो ये हमने दो सिंपल केसेस यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट से हम देखेंगे कि ये जब ये इंटरैक्शंस होते हैं तो ये हार्डनिंग कैसे हो सकती है। हम स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस स्थिति में हम डिसलोकेशन इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो केसेस दिखाई है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ये डिसलोकेशन इंटरैक्शंस की वजह से कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे डिसलोकेशंस की। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेन हार्डनिंग को किस तरह से जनरेट करती है, किस तरह से अफेक्ट करती है, ये हम जानेंगे अगले पार्ट से। अभी के लिए यहाँ पे रखता हूँ। धन्यवाद।